नमस्कार। आज हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के मशहूर उपन्यास कारामाज़ोव बंधु के पहले भाग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, जिसका शीर्षक है एक बढ़िया छोटा परिवार। और ये शीर्षक अपने आप में काफी व्यंग्यात्मक है ना? बिल्कुल, हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे पास जो विश्लेषण है उनके आधार पर। हाँ, मकसद यही है कि कारामाज़ोव परिवार की इस उलझी हुई दुनिया को थोड़ा समझें, पात्रों के मन में झांकें। और वो शुरुआती विषय जो दोस्तोयेव्स्की यहाँ स्थापित करते हैं उन्हें देखें। तो शुरू करते हैं परिवार के मुखिया से, फ्योदोर पाव्लोविच कारामाज़ोव। स्रोत बताते हैं कि वो अमीर तो है, लेकिन बेहद असभ्य, अनैतिक और पूरी तरह से आत्मभोग में लिप्त। हाँ, मतलब उसे सिर्फ अपनी परवाह है, पैसे और सुख के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने वाला। विश्लेषण तो उसे सिर्फ एक बुरा इंसान नहीं, बल्कि उस समय के नैतिक खोखलेपन का प्रतीक मानते हैं। सही कहा, जैसे समाज की सड़न का एक आईना हो। और अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह लापरवाह। बिल्कुल, और इसी उपेक्षा ने जैसे बेटों के किरदारों को गढ़ा है। हाँ, जैसे सबसे बड़ा बेटा दिमित्री, मित्या। वो तो जैसे जुनून और लापरवाही का तूफान है, भावनाओं और इंद्रिय सुखों से चलने वाला। लेकिन विश्लेषण ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है, उसमें अपने स्वभाव पर शर्मिंदगी भी है। हाँ, कहीं ना कहीं उसे अपने पिता के पापों का बोझ महसूस होता है, ग्लानि भी है उसमें, एक अजीब सी ईमानदारी भी झलकती है। बिल्कुल, वो अपनी कमजोरियों को जानता है, भले ही उन पर काबू न पा सके। और इसके ठीक उलट है मंझला बेटा इवान। एकदम ठंडा, तार्किक, बौद्धिक। हाँ, प्रतिभाशाली, पर अंदर से उतना ही परेशान। कई जानकार इवान के विचारों को सिर्फ उसका व्यक्तिगत संशयवाद नहीं मानते। मतलब इसे दोस्तोयेव्स्की का उस दौर के पश्चिमी बौद्धिक आंदोलनों के साथ एक संवाद की तरह देखते हैं। अच्छा। वो ईश्वर, नैतिकता, पीड़ा, इन सब सवालों से जूझ रहा है। हाँ, लेकिन उसका रास्ता तर्क का है, भावनाओं का नहीं। और फिर तीसरा, सबसे छोटा, अलियोशा, वो जैसे इन दोनों के बीच एक संतुलन है, आध्यात्मिक, शांत, दयालु, एक नौसिखिया भिक्षु। स्रोत उसे सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं, बल्कि सक्रिय प्रेम और करुणा का प्रतीक मानते हैं। वो बहस नहीं करता, सुनता है, बदला नहीं लेता, माफ करता है। उसका होना ही जैसे एक सवाल है, क्या आस्था रास्ता दिखा सकती है? और इसी पूरी तस्वीर में एक और बहुत अहम किरदार है स्मर्दयाकोव, फ्योदोर का वो अजीब सा बीमार नौकर। हाँ, और अफवाह ये कि वो फ्योदोर का ही नाजायज बेटा है, एक गूंगी, पवित्र, मूर्ख कही जाने वाली स्त्री से जन्मा। विश्लेषण उसे सिर्फ नौकर नहीं मानते। बिल्कुल नहीं, उसे उपेक्षा और सामाजिक अन्याय का नतीजा मानते हैं। उसकी चुप्पी में, उसकी कड़वाहट में एक खतरनाक खालीपन है, जो आगे चलकर शायद कहानी में अहम होगा। हाँ, तो ये सारे किरदार अब पिता के शहर लौट रहे हैं। एक पारिवारिक बैठक के लिए मठ के बुजुर्ग एल्डर जोसिमा मध्यस्थता करेंगे। ऊपर से तो मामला संपत्ति और पुराने झगड़ों का लगता है, लेकिन बात उससे कहीं गहरी है। ये अलग अलग जीवन दर्शन का टकराव है, जुनून, तर्क, आस्था। सही कहा। इसीलिए ये पहला भाग एक्शन से ज्यादा किरदारों के अंदर की उथल पुथल पर ध्यान देता है। एक तरह से मनोवैज्ञानिक जमीन तैयार करता है। हाँ, दिमित्री इच्छा और अपराध बोध के बीच फंसा है, इवान अपने तर्क के साथ अकेला है, अलियोशा दूसरों का दर्द महसूस करता है, शांति खोज रहा है, और फ्योदोर वो इस सबके केंद्र में है, नैतिक पतन का प्रतीक। तो यहाँ दोस्तोयेव्स्की जो बड़े मुद्दे उठा रहे हैं, पहला तो साफ है, परिवार का बिखराव। हाँ, ये सिर्फ एक बुरा परिवार नहीं, ये एक आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र जैसा है। पिता के पाप बेटों पर असर डाल रहे हैं। दूसरा, नैतिक और आध्यात्मिक पतन। फ्योदोर का चरित्र जैसे एक चेतावनी है कि बिना विवेक या आस्था के पैसा और सुख जहर बन सकते हैं। और तीसरा, अर्थ की खोज। हर बेटा अपने तरीके से मुक्ति ढूंढ रहा है, चाहे वो सुख हो या दर्शन या फिर आस्था। यहाँ तक कि स्मर्दयाकोव का वो अलगाव और शून्यवाद भी कहीं ना कहीं उसी खोज का एक बिगड़ा हुआ रूप है। और यहीं उस शीर्षक एक बढ़िया छोटा परिवार का व्यंग और गहरा हो जाता है। बिल्कुल, कुछ भी बढ़िया नहीं है, लेकिन दोस्तोयेव्स्की इन पात्रों को सिर्फ प्रतीक नहीं बनाते। नहीं, वो उन्हें जटिल, घायल इंसानों की तरह दिखाते हैं। हाँ, और उनकी यही टूट-फूट कहानी को इतनी ताकत देती है। तो कह सकते हैं कि ये पहला भाग मंच तैयार करता है। बिल्कुल, एक भ्रष्ट पिता, 3 बहुत अलग तरह से टूटे हुए बेटे और एक चौथा उपेक्षा की छाया में पला, जुनून, शक, आस्था, अपराध बोध और एक आने वाले तूफान की आहट। ये उपन्यास के बड़े सवालों की नींव रखता है। सही कहा।
तो ये थी हमारी आज की चर्चा कारामाज़ोव बंधु के पहले भाग पर उपलब्ध विश्लेषणों के नजरिए से। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, शायद यही दोस्तोयेव्स्की चाहते भी थे। अपने अतीत के बंधनों से आजाद होकर अपना रास्ता खुद बना सकता है। सोचिएगा इस पर।